बैकग्राउंड ऑफ WTO वंस अगेन वेलकम बैक। तो 1994 में हमने डिसाइड किया कि हम WTO फॉर्म करेंगे और 31 दिसंबर 1994 को हम लोग गैट को समाप्त कर देते हैं, जिसका फॉर्मेशन 1947 में हुआ था। तो 1947 से लेके 1994 तक जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करते थे उसके लिए जो भी प्रिंसिपल्स थे, जो भी रूल्स थे, जो भी रेगुलेशंस थे, उन सबको फ्रेम एंड मॉनिटर करता था हमारा गैट। लेकिन 1994 31 दिसंबर के बाद WTO गैट के प्रिंसिपल्स को, फंक्शंस को ओवरटेक करता है और WTO का जो फंक्शनिंग थी, जो पावर्स थी, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो रेगुलेशंस, वो बहुत वाइडर हैं इन कंपैरिजन टू गैट। बिकॉज गैट वाज सिंपली अ मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट बॉडी, जिसको सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर ट्रेड हो रहा था उसकी क्या क्या मेंबर कंट्रीज की प्रॉब्लम है सिर्फ उनको डिस्कस किया जाता था। और अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए या कुछ ऐसा लॉ का ब्रेक हो जाए तो उसके लिए कोई एक डिसाइडेड मैकेनिज्म नहीं था कि जिसके थ्रू हम अपने जो लॉसेस हैं या जो हमें नुकसान हो रहा है, जो डिस्प्यूट हो रहा है, उसको हम लोग रिजोल्व कर लें। तो इसकी वजह से भी हम गैट को जो है समाप्त किया, जो और उसके बदले में WTO को फॉर्म किया गया। और WTO का मेजर रोल क्या है? इंश्योर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, कि हम एक फ्री एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंश्योर करना चाहते हैं। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ WTO। And आगे, being a world body, it enjoys many powers spanning from the formulation of global trade rules to implementation of the same। यानी कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको WTO फ्रेम करता है, एज वेल एज उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाने की भी इसके पास पावर है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। जब बार बार लोग आते हैं ज्वाइन करते हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है बार बार। सो नेक्स्ट मूविंग अहेड, पर्पस ऑफ गैट जो 1947 में फॉर्म किया गया था, उसका पर्पस था कि इंश्योर कंपटीशन इन कमोडिटी ट्रेड बाय ट्रेड बैरियर्स। तो कमोडिटी ट्रेड में जितने भी हमारे गुड्स हुआ करते थे उनमें ट्रेड हो रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली। तो उस पे जितने भी बैरियर्स है इंटरनेशनल लेवल पे उनको रिमूव करना था। और आगे बता रखा है कि जो हमारा गैट था ना ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी और ना ही कोर्ट ऑफ जस्टिस था, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जिसको अगर डिस्प्यूट हो जाए या कुछ डिसीजन लेना है तो उसको अपने डिसीजन को वो इंप्लीमेंट करवा सके। सो दैट्स व्हाई बीइंग neither an organization or a court of justice, it could not enforce its decisions। यानी कि जो भी डिसीजंस गैट लिया करती थी उसको अपने डिसीजंस को एनफोर्स करने की पावर नहीं थी। जी बोलिए सर। क्वेश्चन है मेरा, गैट और WTO में डिफरेंस क्या है, एक बार फिर से बता दो। गैट हमारा सिंपल जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है। वो भी एक बॉडी थी, मल्टीलेटरल बॉडी थी, जो 1947 से लेकर 1994 तक काम करी, जब तक हमारा WTO फॉर्म नहीं किया गया। और 1995 1 जनवरी 1995 को हमारा WTO फॉर्म हो गया। तो जो गैट है उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया, यानी कि गैट की फंक्शनिंग को स्टॉप कर दिया गया। तो WTO हमारा हाँ है क्या, इसमें होता क्या है गैट और WTO? क्या कह रहे हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर वो कह रही है कि गैट में बेसिकली है क्या, गैट और जो WTO में, मतलब बेसिकली ये क्या है? देखो, जो गैट है वो हमारा जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में वर्ल्ड ट्रेड जितना हो रहा है, तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे फ्रेम करती थी गैट 1994 से पहले। और WTO भी वही काम करता है, लेकिन 1994 के बाद, यानी कि 1994 के पहले का जो पीरियड है उसमें हमारा काम करती थी गैट इन इंटरनेशनल ट्रेड एनवायरनमेंट की। जितना भी वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है उसके लिए रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, रेगुलेशंस को फ्रेम करना है, डिस्कशन करना है कि इंटरनेशनल फोरम पे, वो सारे काम करती थी
जो है गैट 1994 से पहले, लेकिन 1994 के बाद 1 जनवरी 1995 को WTO फॉर्म किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंपल सा इसमें बेसिक सा डिफरेंस है। पर्पस दोनों का सेम था कि हम इंटरनेशनल ट्रेड जो भी हो रहा है उनके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, रूल्स को फ्रेम करेंगे, रेगुलेशंस को फ्रेम करेंगे, प्रोसीजर्स जो है ड्रॉ करेंगे, प्रोग्राम्स को बनाएंगे, सो दैट कि फ्री एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके वर्ल्ड ट्रेड के लिए, जिसमें गुड्स का एंड सर्विसेज का फ्रीली मूवमेंट हो सके अक्रॉस द बॉर्डर। सिंपल, समझ में आया? सर मतलब दोनों में रूल्स एंड रेगुलेशंस ही फॉर्म किए जाते थे WTO और जी। गैट में, तो सर जी। इसकी जगह WTO क्यों आया? कुछ तो डिफरेंस होगा या कुछ यूनिक? बता रहा हूँ देखो, अब ये पहला डिफरेंस यही आया, यहाँ से निकल के आ रहा है कि इट वाज, जो गैट हमारी थी, इट वाज नाइदर एन ऑर्गेनाइजेशन नॉर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हिच कुड एनफोर्स इट्स डिसीजंस। यानी कि गैट जो भी डिसीजन लेती थी उसको एनफोर्स करवाने के लिए, उसको मनवाने के लिए उसके पास पावर नहीं थी। कि सपोज करो कि आपने कोई डिसीजन लिया, आपने किसी को ऑर्डर दिया कि आपको ये काम करना है, लेकिन आपके पास उस ऑर्डर तो आपने दे दिया, लेकिन क्या वो सच में काम कर रहा है या आपके ऑर्डर को वो फॉलो करेगा, ऐसी आपके पास पावर नहीं है। सिर्फ आपने सिंपल क्या किया, रूल बना दिया, लेकिन आप उस रूल को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं। ये गैट का मेजर ड्रॉबैक था, जबकि WTO में ऐसा नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि WTO जो है उसकी अपनी पावर्स हैं, उसके अपने जो है रूल्स जो भी वो बना रहा है उसको वो इंप्लीमेंट करवा सकता है, कंट्रीज को कंपेल कर सकता है कि आप मेरे रूल्स को, रेगुलेशंस को, प्रोसीजर्स को फॉलो करें, अदरवाइज मैं आपको इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर नहीं करने दूंगा, आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा। जैसा कि अभी जो है क्या कहते हैं, अभी एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं, अभी इंडिया ने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी, तो कुछ सेक्टर्स में उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब कोविड-19 आया उसने रोक दिया। और क्यों रोका, उसका जो रीजन दिया गया इंडिया की तरफ से कि जो फॉरेन कंपनीज आ रही हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, जो भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इस इंडिया के डिसीजन को चाइना ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है ऑब्जेक्ट किया। उसने कहा कि ये जो WTO का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट जाता है। तो ये एग्जांपल है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो WTO के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, आप उनको फॉलो करेंगे। आपके ऊपर जो है बाउंडेशन है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। और अगर आप अगेंस्ट में जाते हैं तो आपको जो है जो लीगल पेनल्टीज हैं, जो क्या कहते हैं जुडिशियल पेनल्टीज हैं, जो जुडिशियल कार्रवाई होगी वो हो सकती है, आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जा सकते हैं। तो ये WTO में बेसिक डिफरेंस है, WTO एंड गैट में। गैट में कुछ नहीं है, सिर्फ रूल बना दिए, रूल मेंबर कंट्रीज फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, उसके पास अपनी पावर्स नहीं है। लेकिन WTO में उसके पास अपनी पावर्स हैं, उस रूल्स को वो इंप्लीमेंट करवा सकता है। सो मूविंग अहेड, it was simply a multilateral treaty, that is GATT was a multilateral treaty subscribed by nations covering 85% of the world trade। तो जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड हुआ करता था उसका 85% जो है कंट्री जितनी भी थी उनमें जो ट्रेड हुआ करता था उन मेंबर कंट्रीज थी जो गैट की। इट सिंपली प्रोवाइडेड अ फोरम टू डिस्कस ट्रेड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेंबर कंट्रीज, एक डिस्कशन का जो है फोरम दिया, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इट डेवलप्ड इटसेल्फ एज अ प्रोमिनेंट फीचर इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अपनी प्रेजेंस इसने बना ली, लेकिन इसके पास अपनी पावर्स नहीं थी कि अपने डिसीजंस को ये इंप्लीमेंट करवा सके। तो यहाँ पे देखो दे रखा है, सिंस गैट didn't have powers to enforce its decisions, it was decided that GATT should cease to exist, and hence it was the time for the birth of WTO, which has 164 member countries as of July 2016 and enjoys more powers। तो बेसिक डिफरेंस हमें यहाँ से पता चल रहा है कि गैट के पास अपनी पावर्स नहीं थी कि वो अपने डिसीजंस को इन्फोर्स करवा सके, उनको इंप्लीमेंट करवा सके।
तो इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया, जो 118 मेंबर कंट्रीज थी 1994 में गैट की, कि हम गैट की फंक्शनिंग को स्टॉप करेंगे, इसको हम अब यूज नहीं करेंगे और उसके बदले में हम WTO को फॉर्म करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस ये है। और WTO के जितने मेंबर हैं वो 164 मेंबर कंट्रीज हैं जुलाई 2016 में। और WTO जब फॉर्म किया गया, हमारा इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर था, यानी कि WTO के फॉर्मेशन में इंडिया का एक मेजर रोल रहा है अलोंग विद अदर कंट्रीज। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं WTO का स्ट्रक्चर कैसा है। तो 3 लेवल का स्ट्रक्चर है। पहला आपका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, दूसरा है आपका जनरल काउंसिल, तीसरा है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो आपकी है वो सबसे हाईएस्ट लेवल की कमेटी है जो WTO का स्ट्रक्चर है। अगर हायरार्की में देखें तो सबसे टॉप पे आती है हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं, जितने भी कंट्री जिसके मेंबर्स हैं उनके जो मिनिस्टर ऑफ ट्रेड होते हैं एंड कॉमर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। कैरीज द फंक्शंस ऑफ WTO एंड हैज द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस इन मैटर ऑफ अंडर द मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट। तो MTA हमारा एग्रीमेंट है, मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट। मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब है कि हम ट्रेड जो कर रहे हैं एक से ज्यादा कंट्री से कर रहे हैं। मल्टी ट्रेड अग्रीमेंट है जो हम कर रहे हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट। एक तो यूनिलेटरल जिसमें आप क्या कहते हैं सिर्फ सिंगल कंट्री के साथ या वन वे ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद बायलेटरल आप 2 कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और मल्टीलेटरल आप मैनी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट है जो है उसका फंक्शनिंग देखने के लिए जितने भी उसके अंदर पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको फंक्शन करवाने के लिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो सबसे हाईएस्ट हायरार्की में है जो है WTO के अंदर। और ये हमारी जो है प्रति 2 साल में एक बार मिलती है, कम से कम एक मीटिंग इसकी होनी चाहिए। और इसके अंदर फंक्शनल कमिटीज 3 फंक्शनल कमिटी हैं। पहली कमिटी है कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, की ट्रेड से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए फ्री मार्केट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना है, क्रेडिट की बात है, इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री मूवमेंट हो सके वो बात होगी। और कौन कौन से नए नए मेथड्स आ रहे हैं ट्रेड के, हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, वो सारी जो है। तो अल्टीमेटली ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं कि ट्रेड का जो है स्मूदन तरीके से अक्रॉस द बॉर्डर जो है फंक्शनिंग हो सके, उसके लिए जो कमेटी देखती है, कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट कमेटी है कमेटी ऑन BOP रिस्ट्रिक्शंस। तो जो कंट्री के ऊपर हम BOP रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, या आप जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का आपकी सिचुएशन है उसको आप कैसे जो उसमें फंड्स है उसको कैसे आप यूज करेंगे, तो वो कमेटी है वो डिसाइड करती है। कमेटी ऑन बजट, नेक्स्ट कमेटी ऑन बजट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओवरऑल जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है और जो वर्ल्ड ट्रेड में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है वो कर रही है कमेटी ऑन बजट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे हाईएस्ट लेवल की है WTO के अंदर। उसके बाद आती है हमारी जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल क्या करती है, अगर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो बनाई गई उसकी 2 साल में एक बार मीटिंग जैसे निर्धारित की गई है, तो अगर वो मीटिंग होती है, सपोज करो 2019 में एक मीटिंग हुई, अब जो नेक्स्ट मीटिंग का टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2021 का। तो 2019 से लेके 2021 तक का जो टाइम पीरियड है, इन सब क्या इस टाइम पीरियड में जो है WTO की फंक्शनिंग को देखता है हमारा जनरल काउंसिल। तो यानी कि एक मीटिंग से लेके नेक्स्ट मीटिंग तक ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की जो एक मीटिंग से लेके नेक्स्ट मीटिंग तक के जो टाइम पीरियड गैप है उसका, उस गैप की जितनी भी फंक्शनिंग होगी वो जनरल काउंसिल देखेगी। तो जनरल काउंसिल डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग इंटरवल बिटवीन 2 मीटिंग्स ऑफ MC। ये 2 में इसको गलत इसको लिख दिया है, ये TWO वाला 2 है, बिटवीन 2 मीटिंग्स ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब इसके अंदर फंक्शनल काउंसिल्स कौन कौन सी है, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, तो जितने भी गुड्स हमारे विजुअल आइटम्स हैं उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके लिए काउंसिल जो बनाई गई है वो देखेगी। काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, इनविजिबल आइटम्स का जो हमारा ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। एंड काउंसिल फॉर ट्रिप्स, ट्रिप्स इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर
ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसको आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आएंगे तो उसमें देखेंगे। तो काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो आपके जितने भी पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ये सब जो है इसके अंदर आते हैं काउंसिल फॉर ट्रिप्स के अंदर। तो 3 काउंसिल जनरल काउंसिल के अंदर, पहला काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, सेकंड काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, एंड द लास्ट वन काउंसिल फॉर ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका हायरार्की में। बेटा आप लोग जो डाउट्स हैं आपके, प्लीज आप नोट करते जाइए जैसे जैसे आपके आ रहे हैं। जब हमारी क्लास एंड होगी तो आप उसके बाद में पूछिएगा, क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है। तो आपको जहां भी डाउट है आप उस स्लाइड में वहां पे नोट कर लो, मैं एक एक करके डिस्कस कर लूंगा। नेक्स्ट वन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो थर्ड ये हमारी हायरार्की में। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या करती है कि वर्ल्ड ट्रेड में बिटवीन कंट्री या बिटवीन कंट्री एंड WTO, अगर सपोज करो 2 देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, या कोई एक देश है और WTO के बीच में हो जाए, यानी कि एक तो कंट्री टू कंट्री है और दूसरा जो है हमारा कंट्री टू WTO है, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई फेस ऑफ होता है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए WTO ने डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बना रखी है। ये गैट में ऐसा प्रोविजन नहीं था। गैट के अंदर जो हमने देखा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था, उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि अगर आपका डिस्प्यूट होता तो आप कहां पे उस डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा गैट में कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन WTO में ऐसा है। WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई गई है, जो अगर WTO और किसी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, या 2 कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, या उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए WTO ने एक बॉडी अलग से बना रखी है। तो ये बॉडी हमारी इंपावर्ड है टू एस्टैब्लिश पैनल्स बना सकती है कि जो भी मैटर इसको रेफर किया जा रहा है उसमें क्या सत्यता है और क्या क्या फैक्ट्स हैं। कंस्टिट्यूट अपीलेट बॉडी, अगर डिसीजन दिया WTO ने, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, अगर उस डिसीजन को लेकर कोई खुश नहीं है, उसको लगता है कि डिसीजन मेरे फेवर में नहीं है, या मैं इस डिसीजन से डिसएडवांटेज्ड में हूं, तो वो अपीलेट बॉडी के पास अपनी अपील कर सकता है। एक्सरसाइज सर्विलांस फॉर कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है उसका क्या मेंबर कंट्रीज कंप्लायंस कर रहे हैं, क्या उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, उसको सर्विलांस पे ले सकती है। एंड ऑथराइज मेजर्स इन केस ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस। तो जो WTO ने रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करे, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने डिसीजन दिया, अगर मेंबर कंट्रीज उनको नहीं फॉलो करते हैं तो उनके लिए जो पेनल्टी है वो जो है रिकमेंड की कर सकती है हमारी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो WTO से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी डिस्प्यूट हो रहे हैं, उन सब का रेजोल्यूशन हमारा करेगा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। आगे मूव करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि WTO के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है मेंबर कंट्रीज में थ्रू फ्री क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी member countries, as well as creating more employment opportunities. Second, develop an integrated, visible and durable multilateral trading system. तो जितने भी वर्ल्ड लेवल पे एक इंटीग्रेटेड का मतलब सारे जितने भी वर्ल्ड का ट्रेड हो रहा है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है। विजिबल यानी कि मेंबर कंट्रीज को वो दिखना भी चाहिए कि हाँ हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। एंड ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाला। सो इंटीग्रेटेड, विजिबल एंड ड्यूरेबल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम जो हम WTO देख रहे हैं। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारा इसको कहते हैं जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आज आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं या आप जो भी क्या कहते हैं अपने जरूरत के सामान जो भी आप आज खरीद रहे हैं या आप रिड्यूस कर रहे हैं, आप अपनी जरूरतों को, आज की जरूरतों को तो पूरा करें, लेकिन उस एक्ट से, आपकी उस प्रोडक्शन जो है एक्टिविटी से, आपके उस कंजम्पशन एक्टिविटी से जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए जो रिसोर्सेस हैं
वो स्कार्स ना हो, उनके लिए रिसोर्सेस की स्कैरसिटी ना हो। तो सिंपली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि वी आर कंज्यूमिंग और वी कैन से वी आर मीटिंग अवर प्रेजेंट डिमांड while taking measures to provide required available resources for future generation। तो आप जो भी आज कंज्यूम कर रहे हैं, आप जो भी आज प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपने कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए तो उसको कीजिए, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। कहते हैं कि जो रिसोर्सेस होते हैं किसी कंट्री के, जो है दुनिया की जितने भी रिसोर्सेस हैं वो प्रेजेंट जनरेशन को नहीं बिलोंग करते, वो फ्यूचर जनरेशन को बिलोंग करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब है कि आप जो है प्रेजेंट जनरेशन का जो जरूरतें होंगी उनके लिए भी आप ध्यान रखेंगे, अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए। तो प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मेंबर कंट्रीज टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू गेट अ शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको जो इंटरनेशनल ट्रेड का एक एनवायरनमेंट है वो उतना एडवांटेजियस जो है सिचुएशन में नहीं होता उनके। तो उनके लिए डब्ल्यूटीओ क्या करेगा, एक मैकेनिज्म प्रिपेयर करेगा सो दैट कि उनको भी इंटरनेशनल ट्रेड में एक शेयर मिल सके, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में जो है ट्रेड कर सके। नेक्स्ट, टैरिफ्स का रिडक्शन एंड ट्रेड बैरियर्स का रिडक्शन अमंग मेंबर कंट्रीज टू इंश्योर जो है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर along with eliminating discriminatory treatment to international trade relations। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कोई कंट्री लगा देती है, कोटा लगा दिया, लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिया, परमिट सिस्टम कर दिया, या आपने क्या कहते हैं टैरिफ्स बहुत ज्यादा हाई लगा दिया, तो इन सारे जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस है, डिस्क्रिमिनेटरी जो ट्रीटमेंट हम करते हैं एक कंट्री के साथ, उन सबको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा डब्ल्यूटीओ का। लास्ट, ensure linkages between trade policies, environmental policies and sustainable development। तो आप वर्ल्ड लेवल पे जो भी ट्रेड पॉलिसीज बना रहे हैं उसके साथ साथ एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैं एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप तीनों चीजों को बैलेंस्ड तरीके से लेकर चलेंगे। तो यानी कि आप ट्रेड ऐसा करें जिससे आपके एनवायरनमेंट को जो है उसका एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े एनवायरनमेंट पर, और एनवायरनमेंट पे एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो अल्टीमेटली आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे। जो सतत पोषणी विकास जिसको हम कहते हैं हिंदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसको आप अचीव करना है तो एक लिंकेज बनाना है ट्रेड पॉलिसीज में, एनवायरमेंटल पॉलिसीज में एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे डब्ल्यूटीओ के। आगे मूव करते हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है इसमें, इसके अंदर फोरम फॉर नेगोशिएशन अमंग मेंबर कंट्रीज। तो हम नेगोशिएशन जो इंटरनेशनल जो है मार्केट में कर रहे हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड का है या हमारा क्या कहते हैं गुड्स का नेगोशिएशन है, सर्विसेज का नेगोशिएशन है, या कुछ और ऐसी चीजें हैं जो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो उनको नेगोशिएट करने के लिए डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल फोरम की तरह काम करता है। फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट। जो इसको पहले देखा, जो सबसे जो हमारा मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट है जो डब्ल्यूटीओ के हाईएस्ट बॉडी है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर ही आता है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन इंश्योर करना है डब्ल्यूटीओ का फंक्शन है। एडमिनिस्टर द ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ट्रेड की, क्या क्या थ्रेट्स आ रहे हैं, क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको रिव्यू करना है एंड उस पर गाइडलाइंस भी जो है प्रोवाइड करना है। एडमिनिस्टर्स रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द सेटलमेंट डिस्प्यूट, डीएसबी के अंडर आता है। जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनका सही तरीके से रेजोल्यूशन हो सके, उनको रिजोल्व किया जा सके। कोऑपरेट्स विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी की फुल फॉर्म, इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा चैट में। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इट्स अफिलिएटेड एजेंसीज टू अचीव अ बेटर प्लेस इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी है, सब इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सके, उसके दिशा में आईएमएफ, आईबीआरडी और उनसे संबंधित जो भी
एजेंसियां हैं उनके साथ एक सामंजस्य बनाकर चलता है हमारा विश्व व्यापार संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं WTO। वॉचडॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब का एक वॉचडॉग है, उन पे एक निगरानी रखता है। जो भी अगर कोई लॉज को ब्रेक कर रहा है, रूल्स को ब्रेक कर रहा है, तो उसके लिए पेनल्टीज हैं जो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग डिफाइन की गई, वो लगा सकता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अंडर DSB ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर वर्ल्ड ट्रेड, तो वर्ल्ड ट्रेड के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट है कि आपको फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, किस कंट्रीज के साथ हमें ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करना है, किन से दूरी बनाकर रखनी है, किन के साथ अपना ट्रेड का जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम करता है हमारा WTO फॉर मेंबर कंट्रीज। तो ये फंक्शंस की बात हुई WTO की। आगे हम लोग मूव करते हैं। अब मेजर ट्रेड अग्रीमेंट्स क्या क्या हैं WTO के अंदर, तो इसमें 5 से 6 तरह के ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ये हमारे ट्रेड अग्रीमेंट है, ये प्रिंसिपल होंगे अगर हम इन एरियाज में ट्रेड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दिस अग्रीमेंट जो है हमारा ये अग्रीमेंट relates to all the trade related aspects of agriculture, whether it is agricultural production or agriculture produce, agricultural marketing, or providing raw materials to processing industries from agriculture। तो जितने भी agriculture से related जो भी trade हो सकता है वो हमारा WTO के agreement on agriculture के अंदर आता है। अब इसके अंदर 2 aspect है। पहला agreement on agriculture, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो मेंबर कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी कि जो एग्रीकल्चर मार्केट में है, जो एग्रीकल्चरल जो ट्रेड है उसमें लॉन्ग टर्म में रिफॉर्म्स करेंगी। रिफॉर्म्स कैसे करेंगी कि जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको अल्टीमेटली फाइनल मार्केट तक आप कैसे पहुंचा रहे हैं। क्या आप अपनी एग्रीकल्चर को जो है प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, और आप इतना उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि अगर कोई फॉरेन कंट्री आके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो नहीं कर पा रही है। तो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कि हम लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर, जिसमें हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज होगा, मॉडर्न मेथड्स ऑफ जो है प्रोडक्शन का जो है यूज होगा, क्रॉपिंग के न्यू मेथड्स जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं उनका यूज होगा। तो अग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर सिंपल डिफाइन करता है कि आप लॉन्ग टर्म में अपने एग्रीकल्चरल ट्रेड को रिफॉर्म करेंगे। सेकंड एग्रीकल्चरल पैकेज, 3 एरियाज हैं इसके अंदर। पहला मार्केट एक्सेस, दूसरा डोमेस्टिक सपोर्ट और तीसरा एक्सपोर्ट कंपटीशन। एक एक करके इनकी बात करता हूं। मार्केट एक्सेस के अंदर क्या है कि आप अपने जो है एग्रीकल्चर जो आप कर रहे हैं उसके लिए अगर कोई फॉरेन कंट्री उसमें ट्रेड करना चाहती है तो आप उसको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि आपने अपनी एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखा है। तो मार्केट एक्सेस में आपको इंश्योर करना है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ WTO आप सभी कंट्रीज के लिए, जितनी भी मेंबर कंट्रीज होगी, अगर वो ट्रेड करना चाहेंगी आपके साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में तो आप उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। आप उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। डोमेस्टिक सपोर्ट में अंदर इसी मार्केट एक्सेस से रिलेटेड है कि डोमेस्टिक सपोर्ट के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर को ज्यादा डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं दे सकते। उन पे जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी होती है उसको आप जो है ज्यादा नहीं देंगे। तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया जो WTO में क्या कहते हैं, इंडिया को हमेशा इसी ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये अपनी एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे जो अदर मेंबर कंट्रीज हैं उनको परेशानी हो रही है। बट इंडिया इसके अगेंस्ट में काउंटर करता है कि जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। तो कोई भी कंट्री की अगर जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर कोई उसकी बैकबोन है तो वो ऑब्वियस सी बात है उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। तो एग्रीकल्चरल जो सब्सिडी आप दे रहे हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको धीरे धीरे करके आप उसको रिड्यूस करेंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे जितना डिफाइंड होगा हमारा WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस में। थर्ड वन एक्सपोर्ट कंपटीशन, तो इस यही
पॉइंट डोमेस्टिक सपोर्ट से भी रिलेटेड है कि आप अपनी जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को जो आप कर रहे हैं, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या आप अपने डोमेस्टिक सप्लायर्स को, जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको आप ज्यादा सब्सिडी तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप क्या कहते हैं जो अदर रिबेट्स हैं वो तो ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो हमारा एग्रीकल्चरल पैकेज के अंदर आएगा। तो 3 एरिया, पहला मार्केट एक्सेस, दूसरा डोमेस्टिक सपोर्ट एंड तीसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, सेकंड अग्रीमेंट और अंडर WTO जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ये गैट्स है हमारा, गैट नहीं है, GATT नहीं है, ये हमारा GATS है, गैट्स। तो जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ये अग्रीमेंट सिंपली कहता है कि जितने भी हमारी सर्विसेज हैं, चाहे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है या हमारे कम्युनिकेशन है, जितनी भी सर्विसेज हैं उनका अक्रॉस द बॉर्डर फ्री मूवमेंट होना चाहिए। कोई भी कंट्री सर्विसेज में रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती है, उसका फ्री मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर इंश्योर करना मेंबर कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गैट्स के अंदर सिंपली है कि जितना भी हमारा सर्विसेज है उसको अक्रॉस द बॉर्डर फ्री मूवमेंट इंश्योर करना है, एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करना है। तो गैट्स ये सिंपल हमारा कहता है। उसके बाद अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो ट्रिप्स है हमारे, ट्रिप्स के अंदर क्या किया गया कि जितने भी हमारे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, चाहे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ट्रेड सीक्रेट्स हैं आपके, और जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, जो कुछ भी है, आप उनमें एंट्री को जो है उसका कोई मिस यूज ना कर सके, इस वजह से WTO आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कि सपोज करो आपने कोई न्यू मेथड जो है प्रोडक्शन का जो है आप इन्वेंट करते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या कहते हैं कम आती है और आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है, तो आप उसका पेटेंट करवा सकते हैं। तो वो WTO के ट्रिप्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अग्रीमेंट है, उसके अंदर आएगा। लेकिन इसके साथ WTO ये भी कहता है ट्रिप्स के अंदर कि आप पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स को जो लॉज हैं इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि अदर कंट्रीज उनका यूज ना कर सके, उनका कॉमर्शियल यूज ना कर सके। आपको कॉमर्शियल पॉलिसी उनके लिए बनानी पड़ेगी कि आपने जो भी अगर कोई न्यू मेथड्स को इन्वेंट किया है तो आप उसको कमर्शियलाइज कैसे कर सकते हैं, वो आपको मार्केट में WTO की मेंबर कंट्रीज के अंदर आपको बताना पड़ेगा, आप ताकि जो मेंबर कंट्रीज है उनका जो है एक म्यूचुअल बेनिफिट जो है इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ट्रिप्स में मेन फीचर्स यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे कि each member to be provided with minimum standard of protection। जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि जो अगर हम कुछ नया इन्वेंट करते हैं तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें प्रोवाइड करेगा WTO इंटरनेशनल लेवल पे। IPRs, ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू बी एनफोर्स बाय डोमेस्टिक प्रोसीजर्स एंड रेमेडीज, यानी कि जितने भी हमारे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जो डोमेस्टिक प्रोसीजर्स एंड रेमेडीज हैं उनके अंदर आएगा। यानी कि सपोज करो अगर इंडिया ने कोई न्यू मेथड को बनाया या न्यू पेटेंट वो करवाता है, तो इंडिया के अंदर जो भी प्रेवेलेंट प्रोसीजर्स हैं, रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको रेमेडी दी जाएगी। और DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, विल सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन WTO एंड मेंबर कंट्रीज रिलेटेड इन ट्रिप्स। तो जो भी ट्रिप्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होगा उसको DSB सेटल करेगा। नेक्स्ट अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, मल्टी फाइबर अग्रीमेंट अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं। तो मल्टी फाइबर अग्रीमेंट अरेंजमेंट के अंदर ये किया गया कि 1994 से 1974 से लेके 10 साल के अंदर अंदर जो हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है उसको हम रिड्यूस करेंगे। तो क्योंकि WTO का हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं 1995 में, यानी कि WTO 1995 से काम करना स्टार्ट करता है, तो इस वजह से ये जो 1974 से लेके 10 साल का टाइम पीरियड था, इसको कहा गया
कि 1 जनवरी 2005 तक हम ये जितने भी इसमें क्या कहते हैं कोटाज वगैरह लगा रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम रिमूव कर देंगे। तो मल्टी फाइबर अरेंजमेंट के अंदर बताया गया कि जितने भी टेक्सटाइल्स हैं, क्लोथिंग है, उनमें आप कोटा नहीं लगाएंगे, कि अगर आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो आप कोटा नहीं लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे उसके अंदर, कि सो दैट कि जो बाहर के देश अगर आप यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकें टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग में। आगे मूव करते हैं ट्रिम्स के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेजर्स है। ये काफी ब्रॉड लिस्ट है, मैं एक एक करके इसको मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इसके अंदर क्या किया गया। ट्रिम्स के अंदर कहता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसके अंदर जो बताया गया कि पहली बात तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे होगा बाई फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनीज, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर फॉरेन से कोई कंपनी आके आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो आप उसको रोकेंगे नहीं, आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आप उसके साथ जो है जो जैसे आप अपने एक डोमेस्टिक बिजनेसमैन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही आप उसके साथ करेंगे। तो हमारा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर सिंपली कह रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन मार्केट से हो रही है किसी कंट्री के अंदर तो उसको एक फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उसकी इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, उसको एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उसको नेशनल इन्वेस्टर के जैसे हम ट्रीटमेंट देते हैं उसी की तरह उसको भी ट्रीट करना है। और कोई ऐसे हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे कि आप जो है डोमेस्टिक सोर्सेज का ही यूज करेंगे। सपोज करो अगर कोई अफ्रीका से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर वो लगाता है तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पे जो लोकल रिसोर्सेज है रॉ मटेरियल के आप उन्हीं को यूज करेंगे। उसकी मर्जी है, वो आपके यहाँ के भी रिसोर्सेज यूज कर सकता है और अगर आप उसको लगता है कि आपके यहाँ के रिसोर्सेज क्वालिटी वाले नहीं है तो वो अपने यहाँ के रिसोर्सेज या अदर कंट्रीज के जो रिसोर्सेज है उनको यूज कर सकता है। तो ये सारा ब्रॉड लिस्ट है, इसको मैंने शॉर्ट में बताया कि अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स के अंदर क्या हो सकता है। नेक्स्ट, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक आज का डिस्कशन का, 2-3 स्लाइड्स मोर एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। तो अब इंडिया ने जितने भी नेगोशिएटिंग इश्यूज थे WTO के अंदर उस पे इंडिया का क्या कहना है। तो इंडिया का क्या कहने का मतलब है कि इंडिया क्या स्टैंड रखता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर का जो हमारा अग्रीमेंट है, जो हमने अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर देखा था, तो उसके अंदर हमारा इंडिया क्या कहता है। तो इंडिया कहता है कि सब्सटेंशियल एंड इफेक्टिव रिडक्शंस इन ओवरऑल ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट ऑफ द यूएसए एंड यूके। तो यानी कि यूएसए एंड यूके, ये यहाँ पे जो आई आया है ये बाय मिस्टेक आया है, इसको मैं ये जो है ब्रैकेट लगा रहा था, ये बाय मिस्टेक आई आ गया यहाँ पे, तो OTDS ही है ये हमारा। तो इंडिया कहता है कि जो डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट जो हमारा है ट्रेड का वो यूएसए एंड यूके लगा रहे हैं। तो यानी कि जो डोमेस्टिक ट्रेड है हमारा एग्रीकल्चर के अंदर उसमें रिस्ट्रिक्शंस या ऑब्स्ट्रक्शंस कर रहे हैं जो है यूएसए एंड यूके। नेक्स्ट कहता है सेल्फ डिजिग्नेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स। यानी कि ये कह रहा है कि हमें एक सेल्फ डिजिग्नेशन देनी चाहिए कि हम अपने अकॉर्डिंग जो है डिसीजन ले सकें कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट हम एग्रीकल्चरल ट्रेड के अंदर जो है लिस्ट करेंगे, उसके अंदर रखेंगे। इन ऑपरेशनल एंड इफेक्टिव स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी हमारा ट्रेड हो रहा है उसके लिए एक इफेक्टिव एंड ऑपरेशनल हमें सेफ गार्ड मैकेनिज्म चाहिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड कैपिंग ऑफ डेवलप्ड कंट्री टैरिफ्स। तो हमारे जो अगर सपोज करो हम एग्रीकल्चरल जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं उनको हम डेवलप्ड कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं उस पर हैवी टैरिफ लगा देते हैं। तो उस हैवी टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए जो है सिंप्लीफाई करना है प्रोसीजर्स को, ये इंडिया की डिमांड है। और कैपिंग ऑफ डेवलप्ड कंट्री टैरिफ्स, यानी कि हम एक कैप लगाएंगे कि आप इससे ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। हम ये बात कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री के लिए कि सपोज करो कि अमेरिका कहता है जो भी इंडिया से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जा रहे हैं उस पर वो 50% टैरिफ लगाने की बात करता है,
लेकिन इंडिया कहता है नहीं, इस चीज को डिसाइड करना चाहिए WTO को कि एक रीजनेबल टैरिफ रेट क्या होना चाहिए, कि सो दैट ना तो यूएसए को नुकसान हो और ना ही इंडिया को नुकसान हो। सपोज करो WTO कहता है 30% मैक्सिमम आप टैरिफ लगा सकते हैं, तो वो जो है डिमांड कर रहा है इंडिया। नेक्स्ट नामा, ये दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, शॉर्ट फॉर्म नामा। तो नामा में बताया गया कि जितने भी हमारे नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट है उसके लिए एक्सेस प्रोवाइड करवानी है हमें, और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग इकोनॉमिकली वल्नरेबल इंडस्ट्रीज। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी जो है, जो हमारे इकोनॉमिक जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी इकोनॉमिक सिचुएशन वीक है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कि उनको हमने, चाहे प्रोक्योरमेंट की बात हो, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात हो, या फिर उनके लिए स्पेशल जो इंसेंटिव्स है उनकी बात हो। इसी तरीके से आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर हमने देखा था जो कीर उद्योग है आपका। तो जो वल्नरेबल इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रभावित हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए एक हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सके इंटरनेशनल कंपटीशन से। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन सेक्टरल इनिशिएटिव्स ओनली ऑन अ नॉन मैंडेटरी एंड गुड फेथ बेसिस। तो जो नॉन मैंडेटरी जो हमारे सेक्टरल इनिशिएटिव्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर है, नामा है, ट्रिप्स है, ट्रिम्स है, या दूसरे अग्रीमेंट है, उनमें हम जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो नॉन मैंडेटरी होना चाहिए और गुड फेथ के बेसिस पे होना चाहिए, कि आपसी जो विश्वास है उसके बेसिस पे होना चाहिए, और वो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एक अग्रीमेंट किया तो उसके अंदर आपको वो काम करना ही करना पड़ेगा, ये वॉलेंटरी होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है serious consideration of non-tariff barrier textual proposals with wide support such as the horizontal mechanism। तो जो नॉन टैरिफ बैरियर जो लगा रहे हैं टेक्सचुअल प्रपोजल्स के थ्रू, उसको कंसीडर करना है कि एक तो हमारा टैरिफ बैरियर लगा दिया कि सिंपल टैरिफ, और उसके बाद आप कोटा लगा रहे हैं, तो उसको आप आर्बिट्रेरी तरीके से ना लगाएं, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस के जो प्रिंसिपल है उसके अंदर। तो ये 3 पॉइंट से नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। नेक्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। तो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के अंदर जो इंडिया का स्टैंड है वो कहता है कि इंडिया इंश्योर करना चाहता है कि ईच एंड एवरी सिटीजन गेट्स अफोर्डेबल पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। और इसके लिए क्या कर रहा है कि जो हमारा ट्रिप्स है, जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर हमने एक चीज देखा था कि वहां पे पेटेंट्स की बात हो रही थी, कॉपीराइट्स की बात हो रही थी, ट्रेड सीक्रेट्स की बात हो रही थी, आपका ट्रेडमार्क्स की बात हो रही थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात हो रही थी, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स की बात हो रही थी। तो यानी कि कॉपीराइट का जो इश्यू है, तो उसमें होता क्या है कि अगर सपोज करो कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, किसी डिजीज का वो मेडिसिन बना लेती है और उस पर पेटेंट करवा लेती है, तो अगर वह पेटेंट करवा लेती तो ऑब्वियस सी बात है जो उसकी रॉयल्टी है, उसकी जो फीस है, उसका जो बेनिफिट है वो एंजॉय करेगी। तो इंडिया कहता है कि आप ट्रिप्स के अंदर इन चीजों को थोड़ा रिलैक्स करिए, कि सो दैट कि अगर कोई ऐसी बीमारी है, अगर उसका जो है कोई कंपनी मेडिसिन तैयार करती है तो उस मेडिसिन का जो बेनिफिट है सबको उसका लाभ मिल सके, सो दैट कि सबको एक पब्लिक हेल्थ जो है हमारे सर्विसेज एट अफोर्डेबल जो है प्राइसेस इंश्योर की जा सके। तो इंडिया कहता है कि जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके अंदर हमें थोड़ी रिलैक्सेशन देनी चाहिए WTO को, सो दैट कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उससे रिलेटेड अगर कोई ड्रग्स आता है मार्केट में तो उससे सबको बेनिफिट हो सके। फॉर एग्जांपल हम कोविड-19 का केस ले लें, अगर आज के टाइम में कोई कंट्री ड्रग या उसका वैक्सीन तैयार कर लेती है तो WTO को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मल्टी फाइबर जो हमारा अरेंजमेंट था, उसके अंदर जो हमारा अरेंजमेंट होता है सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्री है उसी को ही बेनिफिट उसने कर रखा है। तो मल्टी फाइबर अग्रीमेंट के अंदर कह रहा इज अ डिस्क्रिमिनेटरी पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन व्हिच permits developed countries to protect their domestic textiles and clothing by imposing quantitative restrictions on imports from developing countries।
तो आपकी जो टेक्सटाइल्स है, क्लोथिंग है, उस पर क्या करते हैं डेवलप्ड कंट्री, कोटाज लगा देते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, टैरिफ्स लगा देते हैं, बैरियर्स लगा देते हैं, काउंटर वेलिंग टैरिफ्स लगा देते हैं, एड वैलोरम टैरिफ्स लगा देते हैं, सो दैट कि जो इन डेवलपिंग कंट्रीज से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनको कंटेन किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो मल्टी फाइबर अरेंजमेंट के अंदर इंडिया कहता है कि जो मल्टी फाइबर अरेंजमेंट है इसने सिर्फ डेवलप्ड कंट्री को ही बेनिफिट प्रोवाइड किया है और डेवलप्ड कंट्रीज ने इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज किया है। तो मल्टी फाइबर अरेंजमेंट के अंदर इंडिया कहता है कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है, इसमें अमेंडमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट के अंदर इंडिया कहता है कि जो हमारा पेटेंट जितने भी हो रहा है उसमें क्या हुआ कि 1994 का एक हमारे पास डेटा दे रखा है, तो 1994 तक सिर्फ 10% ही जो ऐसे पेटेंट्स है जितने भी इंडिया के अंदर टोटल पेटेंट्स रजिस्टर्ड हुए उसमें सिर्फ 10% ही थे जो इंडियन कंपनीज ने करवाए थे, बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज ने करवा रखे थे। तो ये जो पेटेंट्स वाला हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट्स ट्रिप्स है उसके अंदर इंडिया को एडवर्स इकोनॉमिक जो है सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, उसको एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है। तो इंडिया कहता है कि जो इसमें रजिस्ट्रेशन वाला पेटेंट है क्लॉज है उसमें भी रिलैक्सेशन करनी चाहिए, और किन किन तरीकों से ये इसको जो है इम्पैक्ट कर रहा है ये डेटा दे रखा है कि 10% ऑफ पेटेंट्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडियन फर्म्स टिल 1994, और जो दो भारतीय कंपनियां थी वेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड बजाज ऑटो, तो यही दो कंपनियां सिर्फ 10% ही पेटेंट्स रजिस्टर करवा चुकी थी 1994 में। जितना भी पेटेंट्स इंडिया में इस्टेब्लिश और किया गया था, रजिस्टर हुआ था 1994 तक, बाकी जो 90% था वो एमएनसीज ने करवा रखा। तो आप देखें कि जो हमारा पेटेंट्स का इश्यू है, जो पेटेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो इंडिया के फेवर में नहीं रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ 10% ही उसको बेनिफिट, हम अगर दूसरे इसको जो है वर्ड्स में देखें तो उसका मिल रहा है, और 90% जितने भी पेटेंट्स इंडिया में थे वो एमएनसीज ने रजिस्टर करवा रखे थे। तो इंडिया को रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट जो क्लॉज है उसके अंदर उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट, एंटी डंपिंग एंड सब्सिडीज अग्रीमेंट में क्या कहता है कि जो एंटी डंपिंग का मतलब होता है कि सपोज करो कोई ऐसी कंट्री है, किसी गुड्स का वो मैन्युफैक्चर करती है और वो गुड्स को अपने डोमेस्टिक मार्केट में वो सेल नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करती है, उस गुड्स को दूसरे कंट्री में चीप रेट पे जो है एक्सपोर्ट कर देती है। तो इसको हम डंपिंग कहते हैं, इकोनॉमिक्स में इसको डंपिंग कहते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और उसको आप डोमेस्टिक मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हैं, आपके डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक तरह से वो कबाड़ है, कूड़ा है, जो है वेस्टेज है, स्क्रैप है, तो उसको आप क्या करते हैं, दूसरे कंट्री में चीप रेट पे उसको सेल कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं डंपिंग। तो एंटी डंपिंग एंड सब्सिडीज अग्रीमेंट के अंदर कहा गया कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज को अगर उनके ऊपर एंटी डंपिंग के जो रूल्स हैं अगर उनके तहत इन्वेस्टिगेशन होती है। कि सपोज करो डेवलपिंग कंट्री के एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, नेपाल का एग्जांपल ले लेते हैं। नेपाल ने कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और उसने क्या किया, उसको नेपाल ने भूटान को सेल कर दिया। अब भूटान को लगता है कि इसने एंटी डंपिंग किया है, यानी कि मेरे को जो है स्क्रैप सेल किया है, यानी कि इसके डोमेस्टिक मार्केट में वो यूज के लिए नहीं था, तो इसने मेरे को सेल कर दिया। तो इस वाले पॉइंट के अंदर कह रहा है कि जब नेपाल एंड भूटान का मैटर WTO के पास जाएगा तो नेपाल को एक स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है WTO की तरफ से प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उसने जो एंटी डंपिंग कर रखा है उसका इन्वेस्टिगेशन में। तो नेपाल ने जो डंपिंग किया भूटान को, अगर उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन होती है तो नेपाल को थोड़ा बहुत WTO की तरफ से रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना चाहिए, उसको जो है स्ट्रिक्ट तरीके से जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये कह रहा है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द एंटी डंपिंग अग्रीमेंट दैट रिक्वायर्स अमेंडमेंट्स।
तो हमें एंटी डंपिंग में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको जो है अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है, तो उनको देखना है कि कहाँ पे हम लोग अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। गैट्स के अंदर इसने बता रखा है कि गैट्स जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, तो उसके अंदर क्या क्या कह रहा है इंडिया कि डेवलप्ड नेशंस ने द मूवमेंट ऑफ पर्संस अक्रॉस द बॉर्डर इंश्योर कर लिया है, अब इसका जो है इंडिया भी करेगा, यानी कि फ्री मूवमेंट ऑफ पर्संस अक्रॉस द बॉर्डर वो इंश्योर करेगा इन सर्विसेज। ट्रिप्स के अंदर बता रखा है कि इंडिया को कैसे ये एडवर्सली इंपैक्ट कर रहा था। अभी हम लोग जो पेटेंट वाला क्लॉज देख रहे हैं, पेटेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1970, तो इसके अंदर जो हमारा पेटेंट एक्ट है, तो इंडिया में जो अगर इसके अंदर जो ट्रिप्स का क्लॉज है वो कह रहा है कि अगर कोई कंट्री पेटेंट करवाती है तो ट्रिप्स के अंदर ये बताया गया कि उसको इंटरनेशनल जो बेंचमार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, वो रूल्स को फॉलो करने चाहिए। तो इंडिया का कहना है कि अगर हम लोग ट्रिप्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गए तो हमारे यहाँ पे जो पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं ऑलरेडी पेटेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1970 के तहत वो फाइल हो रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक हम कह सकते हैं डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ट्रिप्स के अंदर। तो इंडिया को एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है ट्रिप्स वाले अग्रीमेंट का। नेक्स्ट है एक्सपांशन ऑफ आईपीआर्स टू एग्रीकल्चर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जब एग्रीकल्चर के ऊपर एक्सपांड किया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर एक्सपांड करने के मतलब है कि एग्रीकल्चर में जो न्यू मेथड्स आ रहे हैं, जैसे हम लोग थ्रेशर्स देखते हैं, ट्यूबवेल्स देखते हैं, पंपिंग सेट्स देखते हैं, न्यू क्रॉपिंग मशीन्स देखते हैं, तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो हमारा अग्रीमेंट है, अगर हम इसके एग्रीकल्चर के ऊपर लगा देंगे तो क्या होगा कि अगर कोई सपोज करो कोई कंपनी न्यू थ्रेशर को मैन्युफैक्चर करती है, उसने कोई नया मेथड थ्रेशर में लगा दिया, तो अब ट्रिप्स के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है उसको उस जो है न्यू मेथड्स का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है या जो मतलब कि एग्रीकल्चर पे ज्यादा बेस्ड है लाइक इंडिया, उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि अब उस मेथड को उनको अलग से कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो आईपीआर जो हमने एग्रीकल्चर के ऊपर एक्सपांड किया है, उसको जो एग्रीकल्चर के ऊपर लागू किया है, उसका जो है एडवर्स इंपैक्ट कर रहा है इंडिया के ऊपर। और तीसरा है पेटेंट्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कौन कौन से हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, फंगस है, अलगी है, ये सारे जितने भी हमारे माइक्रो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये सारे के सारे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो वायरस, बैक्टीरिया, अलगी, फंगस और जितने भी हमारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या फिर हमारे जो दूसरे सप्लीमेंट्री एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज है उनसे रिलेटेड है। तो अब इसके अंदर अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पेटेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अंडर ट्रिप्स, तो होगा क्या कि मल्टीनेशनल कंपनीज इन एरियाज में पेटेंट्स करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो जब इन एरियाज में मल्टीनेशनल कंपनीज पेटेंट्स करवा लेंगी तो इन एरियाज में जो बिजनेस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो इंडिया के जो सोर्सेस है अपने, वो उसका जो है उस तरीके से यूज नहीं कर पाएगी। जो इंडिया अभी क्या कहते हैं एग्रीकल्चर जिस मेथड से कर रही है वो उस मेथड से नहीं कर पाएगी। अगर एक एग्जांपल लेना चाहें तो पेटेंट्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल एडवर्सली इंपैक्ट इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्रिप्स। उसके बाद लास्ट है इसमें ट्रिप्स हैव बेनिफिटेड डेवलप्ड वर्ल्ड ओनली। जो हमारे ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं वो जो है डेवलप्ड कंट्री को ही बेनिफिट प्रोवाइड जो है करते हैं। कैसे? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके यहाँ पे तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है बहुत ज्यादा। तो अगर यहाँ पे उनके यहाँ पे कोई फॉरेन कंट्री जाके इन्वेस्टमेंट भी करती है तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, अगर यहाँ पे कोई फॉरेन कंट्री से आके इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करेगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो उसकी कैपेसिटी है उसको इंट्रोड्यूस करेगा, प्लांट्स लगाएगा और जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो ले जाएगा। तो इससे होगा क्या कि हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं वो
सिर्फ डेवलप्ड कंट्री को ही बेनिफिट प्रोवाइड कर पाए हैं। तो या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्री को ही बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने भी ये अग्रीमेंट हैं हमारे, जो इंडिया ने स्टैंड लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एंडिंग विद ट्रिम्स, तो उसमें हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि वो इंडिया के अगेंस्ट में गए हैं कहीं ना कहीं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हीं को ही वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर